मेरा नाम रीता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी है। मेरा एक छोटा भाई और मेरी माँ पापा हैं। हम अपने परिवार में बहुत हंसी खुशी रहते थे। मेरी उम्र शादी की हो गई थी तो मेरे पापा भी औरों की पापा की तरह मेरी शादी की चिंता करने लगे। जैसे कि सबके पापा चाहते हैं कि उसकी बेटी जिस घर में भी शादी करके जाए उस घर में वह खुश रहे। मेरे पापा भी एक ऐसा घर ढूंढ रहे थे जिस घर में मैं खुश रहूं। एक दिन हमारे घर एक रिश्ता आया। लड़का 12वीं तक पढ़ा था और वह कोई जॉब नहीं करता था, पर उसकी अपनी 10 दुकानें थी। पापा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, काम नहीं करता तो 10-10 दुकानें हैं, घर का खर्चा तो आराम से चलता होगा। 40 ना सही पर कम से कम 20 ही सही। मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी। मेरे पापा को लड़के वालों ने अपने सारे दुकान और जो उनके पास थोड़ी बहुत जमीन और घर था वह सब दिखाया। दुकान भी कोई छोटी दुकान नहीं थी, अच्छी खासी दुकान थी। पापा को उन लड़के वालों पर विश्वास हो गया। पापा ने बिना कोई टेंशन की मेरी शादी उस घर में कर दी। मेरे पति का नाम ईशान था। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो मुझे पता चला कि इन लोगों ने यह शादी झूठ बोलकर की है। बहुत सी बातें हमसे छुपाई गई थी। इनके पास कोई जमीन नहीं है और ना ही कोई दुकान है। यह बात सुनकर तो मुझे झटका लगा, पर फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब तो शादी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती। मेरा पति ईशान हमेशा मुझे मारता और हमेशा गाली गलौज से ही बात करता, पर मैं हमेशा अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती। मेरा पति हमेशा मुझे बुरा भला बोलता और मुझे यह जताता कि मैं दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हूँ। मुझे तो अब सच में लगने लगा था कि मैं बहुत गंदी दिखती हूँ। तभी तो मेरा पति मेरे साथ ऐसे पेश आता है। मेरे ससुराल में मुझे सोने के लिए एक पतला सा गद्दा दिया गया था। मेरा पति बेड पर सोता और मैं जमीन पर वह गद्दा बिछाकर सोती थी। मैं हर चीज चुपचाप सह रही थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लगा अब मेरा पति सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे ससुराल में एक नियम था कि हम एक दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खा सकते हैं, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। प्रेगनेंसी में औरतों की भूख बढ़ जाती है, वैसे ही मेरी भी भूख बढ़ गई थी। 2 टाइम के खाने से मेरा पेट नहीं भर पा रहा था। एक दिन मैं अपने पति से बोली कि इस हालत में 2 टाइम का खाना मेरे लिए कम पड़ रहा है, या तो आप लोग मुझे घर पर कुछ बनाने दीजिए या फिर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाहर से कुछ भी खरीद कर खा लूंगी। इस पर मेरे पति ने मुझे एक 5 का सिक्का दिया और चले गए। मैं बाजार से उस 5 रुपए से कोई एक फल लेकर आती, आधा खाती और आधा टुकड़ा काट कर अपने पति के लिए बेड के पास रख देती। मेरा पति जब शाम को आता तो वह फल का टुकड़ा खा लेता था, पर एक बार भी नहीं पूछता था कि यह फल कहाँ से आया, तुमने खाया कि नहीं खाया। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि मेरी प्रेगनेंसी की हालत में भी उसने अपना मारपीट चालू रखा। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जब मेरा 8वां महीना चल रहा था तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, यह कहकर कि अब तुम्हारा खर्चा मुझसे उठाया नहीं जा रहा। मैं अपने मायके आ गई। मेरे माँ पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा। वह 1 महीना बहुत अच्छे से गुजरा। मैं अब पहले से थोड़ी ठीक भी हो गई थी, पर जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने माँ पापा से कहा कि हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। मेरे माँ पापा ने डॉक्टर के बहुत हाथ पैर जोड़े और बोले, हमें दोनों बच्चे प्यारे हैं, आप कैसे भी दोनों बच्चों को बचा लो। इस पर डॉक्टर ने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। मेरे माँ पापा
भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान की कृपा से मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो गई और हम माँ बेटे बिल्कुल स्वस्थ थे। मेरा बेटा दिखने में बहुत सुंदर था। उसका रूप दिल को भा लेता था। मैंने उसका नाम देव रखा। देव जब करीब 1 महीने का था तो मैं अपने पति के पास फ़ोन की और बोली, आप एक बेटे के पिता बन गए हैं। क्या हम सारे गिलवे शिकवे भुलाकर अपने बेटे के लिए एक साथ नहीं आ सकते, जिससे हमारे बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके। इस पर मेरे पति ने कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, बेहतर यही रहेगा कि हम अलग हो जाए। इतना कहकर मेरे पति ने फ़ोन काट दिया। मैं रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर माँ पापा मेरे पास आए। पापा बोले, हम उस आदमी पर केस करने चलते हैं। फिर मैंने पापा को समझाया, पापा केस करना आसान नहीं होता, बिना मतलब के इन चोचलों में पड़ना और अपना टाइम खराब करना, यह मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और अपने बेटे को मैं एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगी। देव जब 1 साल का हो गया था और मेरी ईशान से तलाक भी हो गई थी, तब मैं अपने देव को लेकर बोर्डिंग स्कूल चली गई। देव बहुत ही होशियार लड़का था। करीब 2.5 साल का था जब वह इंग्लिश बोलना सीख गया था। वह इतनी छोटी सी उम्र में अपनी तोतली सी आवाज़ में जब इंग्लिश बोलता तो बहुत अच्छा लगता था। बोर्डिंग स्कूल की जो टीचर थी वह सब उसे गोद में लेकर बहुत प्यार करती और उससे बहुत सारी बातें भी करती। हमने उस बोर्डिंग स्कूल में एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी थी, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर कुछ सालों के बाद मैं अपने बेटे को लेकर हरियाणा आ गई और किराए पर एक रूम लिया, जिसमें एक कमरा और एक किचन और एक वॉशरूम था। हम माँ बेटे के लिए इतना काफ़ी था। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, तो मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करने लगी और अपने बेटे का भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दी थी। देव आर्ट में बहुत अच्छा था। उसने घर के डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आर्ट बनाए थे। यहाँ तक कि पेपर, मिट्टी, इन सब से ज्वेलरी भी बना देता था, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। उसकी कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसके पीछे भैया भैया बोलकर घूमती थी और कई लड़कियाँ तो उसके कला के साथ साथ उसकी खूबसूरती की भी दीवानी थी। वह घर आकर मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था और अपने दिनचर्या के बारे में बताता था। मैं और देव बिल्कुल एक दोस्त की तरह थे। देव हर बात मुझसे शेयर करता था। पहले तो मैं देव से अपना दुख छुपा लेती थी, पर जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसे सब समझ में आने लगा। मैं भी एक इंसान थी, दुख तो मुझे भी होता है। मैं भी अक्सर अपने पति और मुझ पर हुए जुल्म को सोच सोच कर रोने लगती। जब मेरा बेटा मुझे रोता हुआ देखता तो अपने हाथों से मेरे आंखों से आंसू पोंछता और बोलता, मम्मा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने आपको इतना दुख दिया है। जिस पर मैं अपने बेटे को समझाती और हमेशा उसे पॉजिटिव रहने को बोलती। बेटा, यह जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होकर थक जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। हमें अपनी लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर जीना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। मैं अपने बेटे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई थी, पर जब वह 10th क्लास में गया तो मैंने देखा कि वह उदास और खोया खोया सा रहने लगा था। मैं जब भी उससे पूछती तो वह इधर उधर की बातें करके टाल देता था। एक दिन उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी कि पता नहीं अचानक उसको क्या हो गया। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं घर पर ही डॉक्टर बुलाई और उसका चेकअप करवाई। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। फिर शाम को जब एक टीचर उसे मैथ पढ़ाने आए तो फिर से उसके साथ वही हुआ जो सुबह ऑनलाइन क्लास में हुआ था।
मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और देव को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने यह बताया कि आपका बेटा डिप्रेशन में है और इसे पैनिक अटैक आया है। यह बात सुनकर तो मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई थी। आखिर ऐसा क्या हो रहा था मेरे बेटे के साथ कि वह डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और बोले, इसका अच्छे से ध्यान रखो, अगर ऐसा ही रहा तो यह नहीं बच पाएगा। जब वह थोड़ा बेहतर हो गया तो डॉक्टर मुझे उसके पास ले गए और फिर डॉक्टर देव से बोले, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अपनी माँ से बताओ या अपने किसी दोस्त से बताओ या फिर मुझसे बताओ। अगर तुम बोलकर नहीं बता सकते तो लिखकर बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। डॉक्टर के काफी बोलने पर मेरे बेटे ने जो बताया वह सुनकर मैं बहुत ज्यादा टूट गई और रोने लगी थी। मेरे बेटे ने कहा, माँ, मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। मेरे स्कूल के 8 लड़के हैं जो मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। वह लोग मुझे गे और भी बहुत से नामों से बुलाते हैं। मैं हर चीज बर्दाश्त कर रहा था और डटकर सबका सामना भी कर रहा था, जैसा कि आपने मुझे सिखाया था। पर जितने भी बच्चे मेरे दोस्त थे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उन लोगों ने सबको यह बोल दिया कि यह एक किन्नर है, यह हम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है, इसे तो किन्नर समाज में रहना चाहिए। पर पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है। जब इन सब से भी उनका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरी बॉडी को गलत तरीकों से टच करते और फिर मेरे कानों में धीरे से बहुत कुछ बोल जाते। मेरा बेटा रोते रोते अपने दुखों को बयां कर रहा था। मैं भी अपने बेटे की बातें सुनकर रो रही थी। मैं देव से बोली, बच्चा, आप तो मुझसे सारी बातें शेयर करते थे, पर यह बात मुझे क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी मदद करती। देव बोला, माँ, मैं कैसे आपको यह सब बताता। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर सब कुछ उलझता ही चला गया। मैंने अपने बेटे से उन 8 लड़कों का नाम लिया और स्कूल में कंप्लेन कर दी, पर स्कूल वालों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। करीब 1 महीने बाद वो फोन करके बोलते हैं कि आपने जिन 8 लड़कों का नाम बताया था, उसमें से 5 लड़के तो स्कूल छोड़कर चले गए और जो 3 लड़के हैं, उन लोगों का कहना है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे उन स्कूल वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आखिर 1 महीने तक इन लोगों ने क्या किया जो अब मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि 5 बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए और 3 बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं। खैर, मैं अपने बेटे को करीब 2-3 महीना स्कूल नहीं जाने दी और उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल की। उसको खुश रखने की तमाम कोशिश करती रही। मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा था। दवाइयाँ भी अब उसकी छूट गई थी। फिर जब उसकी 10th फाइनल का एग्जाम आया, तब तो कोई ऑप्शन नहीं था। पढ़ने नहीं भेज पा रही थी, लेकिन एग्जाम के लिए भेजना पड़ा। जब वो फर्स्ट एग्जाम देने गया तो टीचर से बोला, मैम, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सब्सक्राइब चाहिए। पर टीचर ने साफ साफ मना कर दिया। बोला, तुम्हें क्यों चाहिए, मैं नहीं दे सकती। अगर तुम खुद कर सकते हो तो करो, वरना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब देव घर आया तो वो फिर से डिप्रेशन के पहले कदम पर था। जो उसकी दवाइयाँ छूट चुकी थी, वह दवाइयाँ मुझे फिर से अपने हाथों से अपने बेटे को खिलानी पड़ी। मेरी मम्मी पापा भी मेरे साथ थे। फिर दूसरे एग्जाम के लिए मैं और मेरे मम्मी पापा उस स्कूल के बहुत चक्कर लगाए और बहुत प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को सब्सक्राइब दे दो, पर पहले तो वह तैयार नहीं हुए। फिर मेरे माँ पापा के बोलने पर मान गए। देव को 2 पेपर में सब्सक्राइब मिला, पर जब तीसरा पेपर आया तो फिर से उन लोगों ने सब्सक्राइब देने से मना कर दिया और बोले, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुम यह कर सकते हो। उसे फिर से टॉर्चर किया गया और सब्सक्राइब नहीं दिया गया। सब्सक्राइब वो होता है जो
किसी ऐसे बच्चे को दी जाती है जो कि पेपर के टाइम पर परेशान हो या पेपर देने की स्थिति में ना हो, तो उसे एक व्यक्ति दिया जाता है जो उसका पेपर लिख सके। पर मेरे बेटे को सब्सक्राइब नहीं दिया जा रहा था। इस बार मेरा बेटा घर आया और उसकी हालत फिर से वही थी। 5वें एग्जाम के लिए उसने CBSE को खुद एक लेटर भेजा, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। वो बचपन से ही अपने स्कूलों में टॉप करते आया था। इस बार भी उसे एग्जाम के सारे क्वेश्चन के आंसर पता थे, पर फिर भी वो लाचार था और उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बेटा अपनी जिंदगी ऐसे छोड़ सकता है। मेरे बेटे ने सोसाइटी के 15 फ्लोर से जंप कर लिया और अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने जिस बेटे को जन्म दिया था, मैं ही अब अपने उस बेटे का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। मुझ पर क्या बीती है मैं यह कैसे समझाऊं। मैंने अब सोच लिया है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिन जिन लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे की जान ली है, मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। मैंने पुलिस में केस किया, पर उसका कोई फायदा नहीं। मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। सारे लोग मिले हुए थे और मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, मैं अकेली। पर मैं भी डटकर उन सबका सामना कर रही हूँ और मैं मरते दम तक अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची कहानी है और यह कहानी अमृता राव की जिंदगी पर निर्धारित कहानी है।